हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कंबशन एंड फ्लेम। हम क्लास 8th के सारे चैप्टर 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कंबशन एंड फ्लेम। जब भी हम बात करते हैं कंबशन और फ्लेम की, तो अगर हम देखें हिंदी में जो कंबशन होता है, कंबशन को हिंदी में हम बोलते हैं दहन। ठीक है, वो फ्लेम को हिंदी में बोला जाता है ज्वाला। तो आज के जो हमारा चैप्टर है उसमें हमें दहन और ज्वाला, कंबशन एंड फ्लेम के बारे में देखना है। अब दहन क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम देखते हैं, कोई भी सब्सटेंस जलता है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जलता है तो हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस को, मान लो हमारे पास क्या है, ये लकड़ी है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये हमारे पास वुड है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि लकड़ी को जलाना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए रहेगा। आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस जब भी जलता है तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए रहता है, एयर चाहिए रहता है। या फिर हम बोलें कि उसे क्या ज़रूरत रहती है, किसकी, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना। बिना ऑक्सीजन के तो कोई भी वस्तु या सब्सटेंस बोलते हैं हम जिसे, वो जलता नहीं है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो हमें क्या चाहिए, मैच स्टिक चाहिए, है ना। मैच स्टिक चाहिए। मैच स्टिक तो और सेकेंडरी चीज़ हो गई। अगर हम देखें सेकेंडरी, अगर हमें चाहिए जलाने के लिए तो हमें ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिससे क्या हो जाए कि हमारी वुड जो है, लकड़ी जो है हमारी, वो आग पकड़ ले। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि डायरेक्ट लकड़ी के ऊपर अगर हम माचिस से जलाएंगे तो लकड़ी क्या एकदम से जलने लग जाएगी, नहीं। लकड़ी जो है अचानक से जलने तो लग नहीं जाएगी। उसमें क्या ऐड करते हैं हम, ऐसा कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसके कारण हमारी लकड़ी जलने लग जाती है। तो जैसे कि हमने क्या ऐड कर दिया, उसमें थोड़ा सा पेपर लगा दिया, है ना। पेपर लगा दो, या फिर हम क्या लगा सकते हैं उसमें, थोड़ा सा क्या डाल दो, कैरोसिन डाल दो, या फिर हमने थोड़ा सा उसमें क्या डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी लकड़ी रहती है, वुड रहती है, वो आग पकड़ लेती है। ठीक है, आपने ये बात नोटिस करी होगी। उसके बाद थर्ड हमें क्या चाहिए, मैच स्टिक चाहिए। मैच स्टिक चाहिए ना, माचिस की भी ज़रूरत पड़ती है। अब बिना माचिस के, मतलब बिना मैच स्टिक बोले या लाइटर बोले, जो भी हमारा होता है, उसके बिना तो वो जलेगा नहीं। अब पत्थर से पत्थर रगड़ के हम कब तक चिंगारी या कब तक आग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ चीज़ें रहती है जो हमें रिक्वायर्ड होती, जब भी हमें किसी सब्सटेंस को बर्न करना रहता है, दहन करना रहता है या जलाना होता है। यही पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी कंबशन कहलाती है। अगर अब हम पूरी एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लें, ठीक है, अगर हम बात करें एक प्रॉपर डेफिनेशन की कि व्हाट इज कंबशन, तो कंबशन के लिए क्या लिखा है कि द केमिकल process in which a substance react with oxygen to produce heat is called combustion। एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस क्या करता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है कि जब भी कंबशन होगा, कंबशन से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, गर्मी प्रोड्यूस होती है ना। आप देखते हैं जब भी आग जलती है तो क्या होता है, एक गर्मी जो है हमें महसूस होती है। उसके अलावा और क्या होता है, तो लाइट भी निकलती है। ठीक है, और क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, रोशनी भी निकलती है। तो कंबशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारा सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। इसको ही हम बोल देते हैं बच्चों कंबशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, द सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबशन इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो कंबशन में क्या होगा, जलेगा। ठीक है, दहन में भाग लेता है, उसको हम बोल देते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कि वुड क्या है हमारा, कंबस्टिबल सब्सटेंस, क्योंकि वो जल रहा है। ठीक है, अगर इसकी जगह, वुड की जगह हम क्या ले लेते हैं, आयरन रॉड ले लेते, लोहे की एक रॉड ले लेते, और उसको अगर हम जलाते तो वो तो नहीं पिघलता, वो तो नहीं जलता, तो वो कैसा हो जाता, नॉन कंबस्टिबल हो जाता। तो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, जो जलता है, उसको ही हम क्या, फ्यूल भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। कंबस्टिबल सब्सटेंस को ही हम क्या बोल देते हैं, फ्यूल। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज़ फ्यूल,
या फिर लिखा आया व्हाट इज कंबस्टिबल सब्सटेंस, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबशन इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सम टाइम लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन ईदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। हमने बोला कि कई बार क्या होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है ना, जरूरी नहीं है कि हर बार प्रोड्यूस हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं ज़्यादातर जो होता है लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती ही है। ठीक है। अब ये लाइट कैसी होती है, कई बार ये फ्लेम के फॉर्म में होती है और कई बार ग्लो होता है। ग्लो मतलब हल्की सी मद्दी मद्दी जलेगी, यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, जैसे ये बिल्कुल धीरे धीरे लाइट जल रही है ना, तो इसको हम बोल देते हैं ग्लो। जब जो प्रकाश रहता है उसकी रोशनी बहुत ही तीव्र रहती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लेम बोल देते हैं। ठीक है। तो आप कैंडल में देख रहे हो, ये क्या कहला जाएगा, ये फ्लेम हो जाएगा हमारा। ठीक है। और ये हमारी हो जाएगी क्या, ग्लो हो जाएगी। अंडरस्टैंड। उसके बाद एक बात बोला है कि एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन। ये बात हमने स्टार्टिंग में भी करे थे कि एयर बहुत ज़रूरी है, बिना ऑक्सीजन के क्या होता है, कंबशन नहीं हो पाता है। ठीक है। दहन की प्रोसेस बिना एयर के या बिना ऑक्सीजन के नहीं हो पाएगी, तो एयर जो है बहुत ही नेसेसरी है कंबशन के लिए। चलो इतना क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है कि सब्सटेंस विच गिव्स आउट फ्लेम। अभी हमने बात करी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करेंगे, फ्लेम देते हैं, और कुछ क्या होते हैं, ग्लो देते हैं, मतलब हल्का हल्का जलेंगे। तो अब कौन से सब्सटेंस है जो फ्लेम देते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या है, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग कंबशन गिव्स फ्लेम। ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। वेपराइज हो जाना मतलब वाष्पित हो जाना। ठीक है। जिसका वाष्पीकरण हो जाता है, या हम कहें पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से जल जाते हैं या उड़ जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबशन के दौरान फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे देख लो आप, फ्लेम कैसी दिखती है, बहुत बड़ी बड़ी क्या होगी, आग की लपटें दिखाई देती है ना, बहुत बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है, पर ये कैसे होती है, तीव्र। तीव्र मतलब कि हमें काफ़ी दिखाई देती है फ्लेम। फिर जैसे एग्जाम्पल में बात करें कि कौन से सब्सटेंस, तो जो वेपराइज हो जाते हैं वो क्या करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। अब एग्जाम्पल में कैरोसिन एंड वैक्स बर्न विथ अ फ्लेम। जब भी हम कैरोसिन, किसी सब्सटेंस में हमने मिट्टी का तेल डाल दिया, ठीक है, या फिर हम देखते हैं मोमबत्ती, वैक्स जो होता है मोम हमारा, ठीक है, जब वो जलता है तो वो क्या देता है, फ्लेम देता है। ठीक है। उसकी जगह अगर हम बात करें वेयर एज चारकोल, जब हम कोयले को जलाते हैं तो आप देखते हैं कोई चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। जब भी हम कोयले को जलाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा घरों पे जब हम क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं, तो कोयला क्या होता है, बस वो ऐसा मद्दा मद्दा ग्लो होता रहता है, आप देखते हो वो रेड रेड हो जाता है कोयला, बट उसमें से इस तरीके की फ्लेम नहीं निकलती है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चारकोल जो होता है हमारा वो वेपराइज नहीं होता है, इसीलिए वो फ्लेम को भी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है। अब हम कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में देख लेते हैं और थोड़ा सा डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करें कंबस्टिबल। ठीक है। कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, याद रखना, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस combustible substances are substances can burn in air, producing, क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। ठीक है। अगर इसके एग्जांपल लिखने की बारी आए तो क्या लिखेंगे, वुड, और क्या हो सकता है हमारा, पेट्रोल हो सकता है, वुड, पेट्रोल, फिर पेपर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा। ठीक है, एक्सेट्रा, ये क्या हो जाएंगे हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है, क्या, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, तो नॉन कंबस्टिबल में क्या आ जाएंगे कि दिस सब्सटेंस
क्या हो जाएंगे नॉन में? दीज सब्सटेंस डू नॉट बर्न, जो जलते भी नहीं है, डू नॉट बर्न और रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस क्या? हीट एंड लाइट। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो हमारे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं वो ना तो क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही वो लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नहीं करेंगे, पर वो हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, जलते नहीं हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? तो याद रखना, इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे ग्लास, ठीक है, फिर हम लिखेंगे स्टोन, फिर वाटर, आयरन नेल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। उसके बाद एक आ जाओ, आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है। ठीक है, एक एक्टिविटी दी है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्या बोला है इस एक्टिविटी में? सबसे पहले दिया है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है वो कि बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। ठीक है, क्या करना है हमको? फिक्स अ कैंडल, लाइटिंग कैंडल ऑन अ टेबल, पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर चिमनी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक ऐसा सेटअप बनाना है। हमने ऐसा एक कैंडल रखा है और उसको ऐसा सेटअप बनाया है, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये हमारी एक कैंडल है, उसको हमें कुछ इस तरीके से ग्लास चिमनी से ढकना है। ऐसा सेटअप बनाना है कि ये वुडन पीस है, वुडन के ऊपर ये ब्लॉक्स भी लगा दिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ब्लॉक्स भी है कि नीचे से भी एयर जा रही है। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ नीचे से क्या हो रही है? एयर जा रही है। तो ये कैंडल पे क्या हुआ है? जब नीचे से एयर जा रही है, एक ऐसी कंडीशन लेना है। फिर उसके बाद एक कंडीशन लेना है कि वुडन ब्लॉक से ये जो हमारा ग्लास चिमनी है ये क्या होता है, बाद में ये पूरा कवर अप हो जाता है। और थर्ड कंडीशन में ये करना है कि ऊपर से भी, ये ऊपर से ओपन था, यहाँ पे भी ओपन था, यहाँ से भी एयर जा रही थी दोनों तरफ से। सेकंड में क्या किया हमने कि ये नीचे से ब्लॉक कर दिया, बस ऊपर से एयर जा रही। थर्ड में हमने क्या किया, यहाँ से वुडन पीस ये भी कवर अप हो गया और एक वुडन पीस को हमने ऊपर भी लगा दिया, तो अब ऊपर से भी एयर नहीं जा रही। अब तीनों कंडीशन में आपको बताना है कि कैंडल के साथ क्या होगा, ये मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे यही सब हुआ है कि कैसे फ्लिकर होगा और कैसे स्मोक देगा, क्या चेंजेस होगा प्रोसेस ऑफ बर्निंग की। तो हम तीनों केस में देखें अगर, तो हम देखते हैं कि जो हमारा क्या है, ए बर्नर है, ए जो हम कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या हो गया केस ए में। ठीक है, किसमें? केस ए में देखेंगे हम तो ये कितने अच्छे से हमारी फ्लेम जो है, मतलब कैंडल जो है जल रही है। ठीक है, तो केस ए में क्या होगा, जो हमारी कैंडल होगी, कैंडल बर्न फ्रीली। क्यों वो अच्छे से जल रही? क्योंकि यहाँ नीचे से उसको एयर मिल पा रही है। ठीक है, हम केस बी की बात करें, अगर बी में देखोगे तुम तो ये क्या हो रहा है कि ऐसे ये बुझी बुझी सी है ना, ब्लैक ब्लैक सी दिख रही है। तो क्या होता है कि बी केस में एयर जब है अंदर नहीं जा पा रही है, नीचे से आप देख रहे हो यहाँ से एयर अंदर पास नहीं हो पा रही है, तो उससे क्या होगा कि जो केस बी में जो हमारी फ्लेम रहेगी, फ्लेम कैसी हो जाएगी? फ्लिकर हो जाएगी। फ्लिकर का मतलब होता है टिमटिमाना। ठीक है, ऐसे कुछ मद्दा मद्दा या बहुत ही कैसे जलता है, ऐसे बंद बुझ जैसे, तो उसको हम बोल देते हैं फ्लिकर, मतलब टिमटिमाना। और फ्लेम कैसी होगी? फ्लिकर रहेगी और प्रोड्यूस कर देगी क्या? स्मोक, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एयर नहीं मिल पा रही। अगर हम केस सी की बात करें, ठीक है, केस सी में तो बिल्कुल ऊपर से भी एयर नहीं जा रही है, नीचे से भी एयर नहीं जा रही, तो क्या होगा कि फ्लेम क्या होगी, यहाँ पे फ्लेम क्या हो जाएगी? गोज ऑफ, बुझ जाएगी। ठीक है, फ्लेम क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। क्यों? बिकॉज एयर इज नॉट अवेलेबल। एयर क्या है, वहाँ पर एयर मिल ही नहीं पा रही है, तो क्या करेगी वो?
तो इससे ये वाले एक्सपेरिमेंट से हमें कंक्लूज़न क्या निकलता है, हमें कंक्लूज़न निकलता है कि एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। ठीक है, कि हमें किसी भी चीज़ के बर्निंग बोलो या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कंबशन बोलते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमें जलाना है तो उसके लिए हमें क्या, बर्निंग के लिए या कंबशन के लिए एयर बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, क्या है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे समझना थोड़ा सा। व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, द पर्सन इज कवर्ड विद ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। आप देखते हैं कि क्या होता है, अगर मान लो किसी भी व्यक्ति के तो ये कपड़ों में गलती से आग लग जाती तो उसको जल्दी से हम क्या करते हैं, कंबल में लपेट देते हैं। इससे क्या होता है, वो फायर जो है, आग जो है बुझ जाती है। अब ऐसा आग क्यों बुझ जाती है, तो एक टेम्परेचर होता है इग्निशन टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं हम लोवेस्ट टेम्परेचर। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर क्या होगा, हमारा सब्सटेंस है जो आग पकड़ लेगा। जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी किसकी, वुड की बात की थी। ठीक है, तो जब हमारे पास लकड़ी थी, वुड थी, तो वुड में हम क्या कर रहे थे कि ऐसे नॉर्मल माचिस लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, वो जल पा रहा था, नहीं जल पा रहा था। बट हमने उसमें केरोसिन डाला, उसके बाद आग जलाया तो क्या हुआ, वो जलने लग गया था। तो क्या होता है, एक किसी भी सब्सटेंस को अपने लोवेस्ट टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ता है, जहाँ से क्या होता है, अब वो सब्सटेंस जो है फायर को कैच कर लेगा। मान लो अगर हम घरों पे देखते हैं या हम कभी कैंप फायर कहीं बाहर घूमने गए, हम आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारी आग जो है वो क्या करती है, नहीं जल पाती, मतलब वो पकड़ नहीं पाती आग। ठीक है, तो सारे लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग, कि उसमें हवा करो, मतलब है ना, एयर आने दो थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा कुछ कंबस्टिबल सब्सटेंस डाल दो, अभी थोड़ी देर में आग पकड़ लेगी, थोड़ी देर में आग पकड़ लेगी। तो वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक टेम्परेचर रहता है, लोवेस्ट टेम्परेचर। हर एक सब्सटेंस के लिए अपना अपना क्या होता है, एक लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। जैसे ही वो सब्सटेंस क्या हुआ, अपने लोवेस्ट टेम्परेचर पर पहुंच गया, तब क्या होता है, वो कैच फायर, वो आग पकड़ लेता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं इग्निशियन टेम्परेचर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम, इसी को इग्निशियन टेम्परेचर बोल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर इसी में हम बात करें, जैसे कि अगर हम जैसे देख रहे थे, वुड को जला रहे थे। ठीक है, तो वुड क्या हो रहा था कि इतनी आसानी से जो है हमारा फायर को कैच नहीं कर पा रहा था। वहीं अगर हमने उसमें थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाल दिया था, जब हमने उसमें थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाल दिया था, तो वो इतनी जल्दी आग पकड़ लिया था। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा केरोसिन ऑयल है उसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तभी तो वो जल्दी से आसानी से क्या होता है कि फायर को कैच कर लेता है। और वुड जो है, वुड का जो लोवेस्ट टेम्परेचर है वहाँ तक पहुँचने में उसको ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए वो थोड़ा देर से बर्न होता है। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, हमारा कंबशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आया, जो जितनी जल्दी फायर को कैच कर रहा है, जो जितनी आसानी से जल पा रहा है, मतलब उसका लोवेस्ट टेम्परेचर बहुत ही कम है, वो आसानी से जल्दी से अपने लोवेस्ट टेम्परेचर पर आ गया और उसने आग पकड़ ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अपन देखते हैं स्टोरी ऑफ मैच स्टिक। अब हमें पता है किसी भी चीज़ को, सब्सटेंस को जलाने के लिए अपन को मैच स्टिक की भी तो ज़रूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं, ये जो मैच स्टिक है इसकी तिल्ली को लेते हैं और उसके साइड में यहाँ पे जो पार्ट रहता है इस पर रब करते हैं। जैसे ही उस पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, ये जलने लग जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आगे वाला जो पोर्शन है वो फायर कैच कर लेता है। ठीक है, तो अब ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, तो वो समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं हम कि जो हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक है वो बहुत ही पुरानी है। ठीक है, मोर देन 5000 ईयर अगो स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज ऐसा मैचेस इन एंशियंट इजिप्ट। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो पाइन वुड थी, पाइन वुड की लकड़ी थी, उसको किस में डिप कर देते थे, सल्फर में, और उसका यूज़ कर लेते थे हम मैचेस के जैसे। ठीक है, मैचेस की तरह उसका हम उपयोग करते थे। फिर क्या हुआ, जो मॉडर्न सेफ्टी मैच
जो आज के ज़माने में हम ये वाली मैच स्टिक यूज़ कर रहे हैं उसका भी 200 ईयर अगो इसका क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। अब ये बनता कैसे है, तो याद रखना, मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस with some glue and starch was applied on the head of the match made a suitable wood। एक लकड़ी ले लेते हैं और उसमें क्या क्या लेंगे हम, तो याद रखना, एंटीमनी एंटीमनी ट्राई सल्फाइड रहेगा। क्या रहेगा, एंटीमनी ट्राई सल्फाइड रहेगा, प्लस फिर क्या रहेगा, पोटेशियम क्लोरेट। क्या रहेगा हमारे पास, पोटेशियम क्लोरेट रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा हमारा, वाइट फॉस्फोरस। अब याद रखना, वाइट फॉस्फोरस थोड़ा डेंजरस होता है। वाइट फॉस्फोरस, ये तीन चीज़ लिए हमने, क्या, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस। उसके साथ हमने थोड़ा सा उसमें ग्लू मिलाया, स्टार्च मिलाया और एक सूटेबल लकड़ी पर क्या किया, उसके हेड पर इसको लगा दिया। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है, व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, फिर हम इसको रफ सरफेस पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, विथ वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निशन ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। अब जो हमारा वाइट फॉस्फोरस है वो फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है और ये क्या हो जाता है, जलने लग जाता है। दिस स्टार्ट कंबशन ऑफ द मैच, और इससे क्या होती है, हमारी माचिस जो है जलने लग जाती है। हाउ एवर white phosphorus proved to be dangerous both for the worker involved in the manufacturing of matches and for the user। अब क्या होता था कि ये जो वाइट फॉस्फोरस है वो बहुत ही डेंजरस होता है, जो वहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो मैच स्टिक बनाते हैं, और हमारे लिए भी। तो इसके लिए क्या करा गया, फिर these days the head of the safety matches contain only antimony trisulfide and potassium chloride। अब क्या होने लगा है, सिर्फ ये दोनों चीज़ों का ही यूज़ होने लगा, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस थोड़ा डेंजरस होता है इसके लिए। और जो हमारी रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस विच इज मेक लेस डेंजरस। ठीक है, अभी हमने इसकी हेड की बात की है, जो हमारी मैच स्टिक रहती है उसके हेड पर आप देखते हैं थोड़ा सा अलग सा क्या लगा रहता है, सब्सटेंस लगा रहता है, रेड रेड सा या ब्राउन सा। तो अब हमने उसके हेड पर किसका यूज़ करने लगे, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का। उसके बाद हमने बात करें ये जो रफ सरफेस रहती थी, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्लास मतलब हमारा कांच और रेड फॉस्फोरस का मिक्सचर जो है यहाँ पे लगाने लगे हैं। क्यों, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस डेंजरस होता है। ठीक है, फिर हम ये स्टिक को लेके आते हैं और जब यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्ट्रक करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या हो जाता है, जो हमारा रेड फॉस्फोरस है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाइट फॉस्फोरस में, और वो क्या करता है, इमीडिएट रिएक्ट कर लेता है और पोटेशियम क्लोरेट से ये वाइट फॉस्फोरस पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्ट कर देता है और क्या, हीट प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, और इससे क्या होता जाता है, जो हमारा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है वो जलने लग जाता है। तो पूरी प्रोसेस समझ में आई। ये जो तीन जो हमारे पास सब्सटेंस है, या हम बोल सकते हैं केमिकल है, ये बहुत ज़रूरी है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस की जगह अब हम रेड फॉस्फोरस और ग्लास का यूज़ करने लगे यहाँ पे। तब भी जैसे ही हम ये स्टिक को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, वाइट जो रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और पोटेशियम क्लोरेट के साथ वो रिएक्शन करके हीट को जो क्या करता है, इग्निशिएट करता है, जिससे कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलने लग जाता है। हमें लगता था 2 रुपए की माचिस है, बहुत ही आसान है इसे बनाना और यूज़ करना, पर आज समझ में आया इसके पीछे की कहानी, स्टोरी, कि मैच स्टिक आसानी से नहीं बन जाता है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस की। अब ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होता है, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर जो होता है एक लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जहाँ तक किसी भी सब्सटेंस को पहुँचना रहता है जलने के लिए। ठीक है, तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है, द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर।
विथ अ फ्लेम, ऐसे सब्सटेंसेस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और वो आसानी से क्या होता है, आग पकड़ लेते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोल देते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोल देते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द substances which have very low ignition टेम्परेचर, जिसका क्या है, बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर है, एंड कैच फायर इजीली कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे हम, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोल देंगे, जो आसानी से क्या हो जाए, जलने लग जाए। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, याद रखना। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा हमारा, एलपीजी आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म पता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल आ जाएगा। ठीक है, एल्कोहल आ जाएगा। ये क्या होते हैं, इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, ये बहुत जल्दी क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप ये पिक्चर में देख रहे हो कि एक घर में क्या है, आग लग गई है यहाँ पर, और ये जो है फायरमैन, हमारे जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, फायरमैन है, वो आग बुझा रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब आपको बताना है कि हम जो है फायर से बचते कैसे, कंट्रोल कैसे करते हैं फायर को। ठीक है, अब आपने कभी सुना होगा कि अपने आसपास किसी के घर में आग लग गई है, किसी फैक्ट्री में आग लग गई है, किसी शॉप में आग लग गई है। ठीक है, तो जब भी आग लग जाती तो हम क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, ये फायरमैन क्या करते हैं, उस आग को बुझाते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी ये फायरमैन आते हैं, फायर ब्रिगेड आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आप लोग देखते हैं कि ये पानी दिख रहा है आपको, ये क्या करते हैं, पानी डालते हैं, जिससे क्या हो जाती है, हमारी आग बुझ जाती है। ठीक है, तो क्या करते हैं वो लोग, क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। ठीक है, पोर वाटर। अब ये पानी क्या करता है, तो ये पानी जो है कंबस्टिबल मटेरियल है, जो भी हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर को क्या कर लेता है, वो बिलो, नीचे ले आता है। किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर, तो वाटर क्या कर देता है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस को कूल कर देता है, ठंडा कर देता है, और उसके इग्निशन टेम्परेचर के, जो भी उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा, मान लो किसी का इग्निशन टेम्परेचर 20 है, किसी का इग्निशन टेम्परेचर 15 है, तो उसके बिलो ले आता है, मतलब इसके भी नीचे कर देता है। ठीक है, मान लो किसी का 15 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके भी नीचे उसको ले आएगा 10 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे क्या होती है, आग बुझ जाती है। हमें क्या चाहिए, कोई भी सब्सटेंस इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचे तो वो जलने लग जाता है, तो इग्निशन टेम्परेचर को भी बहुत नीचे ले आओ तो क्या होती है, आग बुझ जाती है। उसके अलावा क्या करता है वाटर, और क्या करता है, तो एयर को भी क्या कर देता है, वो एयर सप्लाई को भी कटिंग ऑफ कर देता है। वाटर क्या कर देता है, जो वाटर है हमारा, ठीक है, वाटर वेपर क्या कर देती है, तो कटिंग ऑफ एयर, एयर का जो कटिंग ऑफ कर देती, चारों तरफ एयर रहती तो उसको रोक देती है, जिससे क्या होती, आग और फैल नहीं पाती। हमने स्टार्टिंग में ही देखे थे कि हमें फायर के लिए क्या क्या चाहिए, है ना, फायर के लिए अगर हम चाहते हैं कि कहीं पे आग लगे, है ना, या फिर हम बात करें कंबशन के लिए, कंबशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो हमने सबसे पहले बोला था कि हमें फ्यूल चाहिए था, फिर हमें एयर चाहिए था, उसके बाद क्या चाहिए था, हमें एयर चाहिए था, फ्यूल चाहिए था, और हीट चाहिए था। ठीक है, 3 चीज़ चाहिए था, तो इससे क्या हो जाती कि वो आग लग जाती है। तो हमें क्या करना है, इन्हीं तीनों को या इनमें से कोई 2 लोगों को स्टॉप कर देंगे अगर हम, तो आग भी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें हम कि एयर की जो सप्लाई हो रही है, सप्लाई ऑफ एयर को हम रोक दें। उसके बाद हम क्या कर दें, उसके इग्निशन टेम्परेचर को, जो भी हमारा फ्यूल है उसके इग्निशन टेम्परेचर को हम बिलो लेके आ जाए और नीचे ले आए, जिससे क्या होगा कि हमारी आग पर कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि हम आग को कैसे बुझा पाते हैं। ठीक है,
तो हमें क्या करना है कि कटिंग ऑफ एयर करना है और इग्निशन टेम्परेचर को जो हमारा है, इग्निशन टेम्परेचर को हमें क्या करना है और कम करना है, ठीक है, कम करना है, बिलो लाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगी, हमारी आग जो है बुझ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपने कहीं पे, आपने अपने स्कूल पर, ठीक है, हॉस्पिटल पर या फिर बहुत सारी ऐसी पब्लिक प्लेसेस पर क्या होगा, ये ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर लगा ज़रूर देखा होगा, ठीक है। स्कूल में तो ज़रूर देखा होगा, ये ऐसा लगा रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। इसके अंदर क्या होती है, तो याद रखना, इसके अंदर CO2 गैस जो है हमारी फिल रहती है। क्या रहती है, इस पर क्या होती है, हमारी CO2 गैस जो होती है वो फिल होती है। अब हमें पता है कि आग लगी तो हमने क्या करे, पानी डाल दिया, ठीक है। अब याद रखना कि हमेशा हम पानी का यूज़ नहीं करते हैं आग बुझाने के लिए, ठीक है। ज़्यादातर हम आग बुझाने के लिए पानी का यूज़ कर सकते हैं, बट कभी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आग लगी हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से जब आग लगती है तब हम उस आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है करंट को पानी जो है और ज़्यादा फैला देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम कभी भी जब भी हमारा किससे आग लगे, इलेक्ट्रिकल आग लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लगती, तो हम कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर कभी हमारी आग जो है ऑयल या पेट्रोल के कारण, ऑयल पेट्रोल से लगती है जब आग, तब भी वाटर का यूज़ हम नहीं करेंगे। याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी वाली जब फायर होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाली जब फायर होगी, आग लगेगी, तब भी हमें वाटर का यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फायर जो वाटर से और बढ़ जाएगी आग, ऑयल पेट्रोल वाली भी वाटर से क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है ऑयल और पेट्रोल, आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर जो हमारा ऑयल है वो तैरता रहता है, तो हम उस पर कितना भी पानी डालेंगे वो आग बुझने वाली नहीं है। उसके बाद आपको पता है कि जो वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। इसीलिए अगर हम आग में, अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लगी और हम उस पर पानी डाल रहे हैं तो वो आग और बढ़ती जाएगी। तो फिर उसके अलावा हम किसका यूज़ करें, तो याद रखना, हम सैंड वगैरह का यूज़ करते हैं, सैंड का यूज़ करते हैं, या फिर हम किसका यूज़ करते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं हर रूम में, है ना, आपके स्कूल में भी लगा होगा। तो इसका यूज़ करते हैं हम किस पर, इन सब वाली आग बुझाने के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, बट वाटर वर्क ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड पेपर आर फायर। जब भी लकड़ी से या पेपर से आग लगेगी तब हम पानी का यूज़ करेंगे आग बुझाने के लिए। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी के कारण इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आग लगती है, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हार्म दोज ट्राइंग डोज ऑफ द फायर। यही जो अभी मैंने बात करी कि अगर हम उससे आग बुझाने जाएंगे तो आग और फैल जाएगी। वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। ऑयल एंड पेट्रोल की आग बुझाने के लिए भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल, सो इट सिंक बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप बर्निंग ऑन द टॉप। जब हम कभी देखते हैं कि अगर हमारा ऑयल से आग लग रही है तो ये ऑयल जो है ऊपर ऊपर जलता रहेगा और पानी क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि वो भारी होता है। तो फिर हम किसका यूज़ करें, फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। अगर इन सब से आग लग रही है तो हमें किसका यूज़ करना है, CO2 का यूज़ करना है। किसका यूज़ करेंगे इनके लिए, हम याद रखना इन लोगों के लिए हम CO2 एक्सटिंग्विशर, ठीक है, CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे आप CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज़, क्योंकि CO2 बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, ठीक है, कवर द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। CO2 क्या होती है, ऑक्सीजन से ज़्यादा भारी होती है। मान लो ये ऑक्सीजन है तो CO2 ने क्या करा, इसको ऊपर और नीचे से, इससे भारी है तो उसने उसको नीचे से कवर अप कर दिया, ठीक है। जिससे क्या होगा कि ये ऑक्सीजन है और ये CO2 है, तो उसको ब्लैंकेट की तरह क्या करेगा, कवर अप कर देगा, जिससे कि आग और ज़्यादा फैल नहीं पाएगी, वहीं वहीं वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है।
since the contact between the fuel and oxygen is cut off or fire is controlled. The added advantages of CO2 is then most cases it does not harm the electrical equipment. और CO2 का यूज़ इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनको ख़राब नहीं करेगा CO2, ठीक है। अगर हमने पानी डाल दिया, आपको भी पता है कि बिजली की चीज़ें अगर एक बार पानी में गई, इलेक्ट्रिक चीज़ें, तो वो ख़राब हो जाती है। CO2 से कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, CO2 का यूज़ करते हैं। अब CO2 कैसे करते हैं, CO2 का सप्लाई कैसे होता है, तो इट कैन बी स्टोर एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर। हाई प्रेशर पर क्या करते हैं, हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ CO2 के इसके अंदर फिल कर देते हैं, ठीक है। इन वॉट फॉर्म इज LPG स्टोर, जैसे LPG को स्टोर करते हैं सिलेंडर में, वैसे ही व्हेन released from the cylinder, CO2 expand in immensely in volume and cool down, so it not only form a blanket around the fire, it also bring down the temperature of the fuel। वो टेम्परेचर को भी क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। ब्लैंकेट की तरह तो काम करता है ऑक्सीजन के साथ, पर वो फ्यूल के इग्निशन टेम्परेचर को भी कम कर देता है, बिलो ले आता है नीचे। दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है, याद रखना, सबसे बेस्ट है। अनदर वे टू गेट CO2 इज टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ भी अगर जब हम इन केमिकल की रिएक्शन कराते हैं तब भी क्या होता है, ड्राई पाउडर के रूप में CO2 जो है हमें मिल जाता है। अब नियर द फायर दिस केमिकल गिव ऑफ CO2, या तो मान लो अगर हमें ये CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर नहीं मिल रहा है और आग जो है बहुत ज़्यादा लग गई है, तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, खूब सारा खाने का सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, बहुत सारा बेकिंग सोडा डाल दो उस आग वाली जगह पर, या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट डाल दो, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट डाल देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, CO2 जो होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है और आग उससे बुझ जाती है। तो समझ में आया कि आग पर हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो कि किससे बना होता है, जिसमें क्या फिल होगी, CO2 वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका यूज़ करना है हमें आग बुझाने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन की, ठीक है। अब कंबशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले कि कंबशन के जो है हमारे हमें 3 टाइप्स पढ़ना है। सबसे पहले होता है हमारा रैपिड कंबशन, सेकंड होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन और तीसरा होता है हमारा एक्सप्लोशन, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रैपिड कंबशन की। रैपिड मतलब क्या होता है, जल्दी से, है ना। तो रैपिड कंबशन क्या होता है, रैपिड कंबशन इज अ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट, ठीक है। तो रैपिड कंबशन में क्या हो जाएगा, जब भी कोई सब्सटेंस रैपिडली, जल्दी से जल जाता है और प्रोड्यूस कर देता है हीट और लाइट। जैसे कि एग्जांपल है बहुत अच्छा, बर्निंग ऑफ LPG। जब भी हम क्या करते हैं, खाना बनाना रहता है, बस हम गए गैस के पास, हमने उसका क्या हुआ, हमारे गैस स्टोव का हमने बटन ऑन किया, लाइटर लगाया, और क्या हुआ कि जल्दी से क्या होती है हमारी कंबशन, रैपिड कंबशन हो जाता है, आग जल जाती है और हम खाना बनाने लग जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, रैपिड कंबशन होता है, ठीक है। अच्छा, जल्दी से मतलब बर्निंग हो जाती है और हमारा हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन की। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है हमारा क्या, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है हमारा अचानक से, ठीक है, जल्दी से। तो क्या होता है स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से। स्पॉन्टेनियस कंबशन इज अ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न स्पॉन्टेनियसली। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस कंबशन इज अ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। वो अचानक से जलने लगता है और क्या करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस कर देता है विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। यहाँ पे ये बात नोटिस करना, यहाँ पर हमने बोले थे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट, वो एक्सटर्नल हीट की मदद से जलता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बिना किसी एक्सटर्नल हीट के फॉस्फोरस क्या होता है हमारा, अचानक से रूम टेम्परेचर पर जलने लगता है। ये एग्जाम्पल है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन का। ये क्या होता है, जो हमारा फॉस्फोरस होता है, याद रखना, जो हमारा फॉस्फोरस होता है वो क्या होता है,
बहुत ही स्पॉन्टेनियस, बहुत ही क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। कैसा होता है ये? हाईली रिएक्टिव होता है। इसीलिए ये क्या होता है, जैसे ही ये कांटेक्ट में आता है एयर के, जैसे ही इसको हम खुला छोड़ते हैं एयर के कांटेक्ट में आता है, और ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, जलने लग जाता है। स्पॉन्टेनियसली कंबशन हो जाता है इसका, अचानक से जलने लग जाता है। ठीक है, इसीलिए फॉस्फोरस को हम किस में रखते हैं, कैप्ट इन वाटर, कैप्ट इन वाटर, क्योंकि क्या होता है वो एयर के कांटेक्ट में आके तुरंत ही क्या होता है, जलने लग जाता है। इसीलिए हम उसको किस में रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं, ताकि उन लोग का एयर और फॉस्फोरस का कांटेक्ट को रोक सके। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पानी के अंदर कैप्ट करके रखते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, हमारा क्या होता है, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है? अब एक्सप्लोजन इज अ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न सडनली, अचानक से धमाका हो गया, अचानक से जल गया। ठीक है, एंड प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड। अब याद रखना, यहाँ हीट लाइट हो रहा था, यहाँ साउंड भी आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ हीट और प्रेशर। या तो हम हीट दे रहे हैं या फिर हम प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स, जो हम फटाके जलाते हैं, ऑन अप्लाइंग हीट और प्रेशर। जैसे ही हम क्या करते हैं, उसमें माचिस लगाते हैं और एकदम से वो क्या हो जाता है, सडनली वो जलने लगता है, बर्न हो जाता है, और हीट, लाइट और साउंड भी प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या है, कंबशन के तीन टाइप है, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्या, फ्लेम की। नेक्स्ट हम बात क्या करते हैं, फ्लेम की। तो आपको पता है, हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, फ्लेम के साथ जलते हैं। मतलब कि क्या दिखती है हमें यहाँ पे, लाइट दिखती है, फ्लेम दिखती है ये। ठीक है, बहुत अच्छी सी क्या होती है, फ्लेम दिखाई देती है। लाइट तो देते ही हैं, बहुत अच्छी है, किसके साथ जलते हैं, फ्लेम के साथ जलते हैं। अगर हम बात करें जैसे कैंडल की, ठीक है, और हमने स्टार्टिंग में बात करे थे जैसे कि ये हमारा क्या था, ये हमारी क्या हो गई, कैंडल हो गई, और ये हो गया हमारा मान लो चारकोल। ठीक है, ये हो गया हमारा चारकोल। तो चारकोल कैसा होगा, चारकोल से ऐसी छोटी छोटी सी बस ग्लो जैसी दिखेगी, है ना, बहुत अच्छी फ्लेम हमें नज़र नहीं आती है। अब हमें क्या पढ़ना है, यही फ्लेम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये जो हमें ऐसी लपटे सी दिखाई देती है ना, ज्वाला, ठीक है, ये जो ज्वाला होती है या फिर फ्लेम होता है, इसी के बारे में अब हम आगे देखते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में ही बात करे थे कि द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम, जो बर्निंग के दौरान क्या होता है, वेपराइज हो जाता है, वो ही क्या देता है, फ्लेम देता है। जैसे कि कैरोसिन ऑयल हो गया, मोल्टन वैक्स हो गया, हमारा पेट्रोल हो गया, ये सब। ठीक है, अब हम फ्लेम का और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की, डिफरेंट कलर ऑफ फ्लेम रहती है ना। हम देखते हैं कि कई सब्सटेंस होते हैं अलग अलग कलर के फ्लेम के साथ जो होते हैं हमारे बर्न होते हैं। जैसे कि कुछ ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होंगे, ठीक है, कुछ की आपको येलो फ्लेम सी दिखाई देगी, है ना, कभी आपको क्या होती है, रेड फ्लेम दिखाई देती है। ठीक है, तो कई ऑरेंजिश, है ना, ऑरेंज फ्लेम दिखाई देती है। तो इस तरीके से अलग अलग सब्सटेंस है, उनके फ्लेम का कलर भी अलग होता है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा फ्लेम का स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम देख लेते हैं हम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की अगर हम बात करें, ये फिगर में क्या बना है, स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की बात करें तो पहले हम ये डायग्राम को समझते हैं। आप देखोगे अगर, तो हमारा एक सबसे अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, आप देखोगे एक सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, फिर एक क्या होता है हमारा मॉडरेट हॉट वाला पार्ट होता है, एक सबसे लीस्ट हॉट होता है अंदर का। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक सबसे अंदर वाला पार्ट है जिसको हमने बोल दिया है इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर। ठीक है, सबसे अंदर वाला एक जो भाग है ब्लैक कलर का जो दिखाई दे रहा है वो कैसा होता है, इनर मोस्ट जोन रहता है, और ये कैसा होता है, अनबर्न्ड रहता है, मतलब कि ये जलता नहीं है, अनबर्न्ड भाग रहता है। ये कैसा होता है, लीस्ट हॉट रहता है। कैसा होता है ये, लीस्ट हॉट रहता है, सबसे
कम गर्म रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें मिडिल जोन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये येलो कलर का जो है मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन है। इसका क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है, आधा ये जलता भी है और आधा नहीं भी जलता। ये किस कलर का होता है, येलो वाला पार्ट होता है। ये कैसा होता है, मॉडरेट हॉट होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये मॉडरेट हॉट होता है, बहुत ना तो बहुत ज़्यादा गर्म ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा, और ये जलता भी कैसा है, पार्शियल कंबशन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ये जो सबसे आउटर जोन है जिसका कंप्लीट कंबशन होता है, ये ब्लू कलर से दिख रहा है। ये आप देख रहे हो हल्की हल्की ब्लू कलर वाला पार्ट जो है हमको दिखाई दे रहा है ना, आप देख सकते हो ये ब्लू कलर वाला पार्ट जो है सबसे आखिरी में हमें दिखाई दे रहा है, ये सबसे आउटर जोन होता है, इसका कंप्लीट कंबशन होता है, ये पूरी तरीके से जलता है और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट भी होता है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की बात करें तो उसके सबसे पहले तो 3 जोन हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, हमारे 3 जोन हो जाते हैं। उसमें एक होता है हमारा आउटर मोस्ट जोन, जो आउटर जोन होता है जिसमें कंप्लीट कंबशन होता है, जिसको हम ब्लू जोन बोलते हैं। फिर एक मिडिल जोन और एक इनर मोस्ट जोन। अब इसी के बारे में हम थोड़ा सा और थ्योरी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम दिया, तो एक आउटर जोन है। आउटर जोन में क्या होता है, इन द आउटर जोन कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक प्लेस, जो अभी हमने बोला, एंड द कलर ऑफ द फ्लेम इज ब्लू। अब वो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि आउटर जोन का कलर कौन सा होता है, तो याद रखना ब्लू कलर होता है। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, सबसे गर्म पार्ट होता है। इट इज़ नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, मतलब नॉन ल्यूमिनस मतलब जो चमकता नहीं है। ठीक है, आप खुद ही देख पा रहे हो कि बिल्कुल मद्दा मद्दा सा क्या है, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है हमें, इतना ज़्यादा क्या ग्लो नहीं कर रहा, मतलब लाइट चमक नहीं रहा है, नॉन ल्यूमिनस होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हमारे मिडिल जोन में। तो मिडिल जोन क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है फ्यूल का, और ये क्या करता है, इसका कलर हो जाएगा हमारा येलो कलर का, और ये मॉडरेटली हॉट होता है। ठीक है, ना तो ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, और ये ल्यूमिनस पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, ल्यूमिनस, ये देख सकते हो आप, हमें अच्छी ग्लो जो है दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर हम बात करें इनर जोन की, तो इनर जोन कैसा होता है, अनबर्न्ड वेपर ऑफ द फ्यूल होता है, और कलर इसका ब्लैक होता है, और ये सबसे लीस्ट हॉट पार्ट होता है। ठीक है, तो आई होप स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्यूल की, कि व्हाट इज़ फ्यूल और फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है, आइडल फ्यूल के बारे में। सबसे पहले हमने बात की थी फ्यूल की, तो हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे कि द सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल, द सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो कंबस्टिबल होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं कि वो क्या होते हैं, फ्यूल होते हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करें एक आइडल फ्यूल की, ठीक है, सबसे पहले तो याद रखना कि आइडल फ्यूल, आदर्श फ्यूल कोई भी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एक फ्यूल ऐसा नहीं होता है जो कि आइडियल फ्यूल हो, जो हमारी सारा क्या कर दे, सब कुछ रिक्वायरमेंट को पूरी कर दे, ऐसा नहीं होता है। बट मोस्ट ऑफ दी क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको जो पूरा कर दे, है ना, मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट इज फुलफिल कर दे जो हमारी, उसको ही हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देते हैं कि ये हमारे लिए आइडल फ्यूल है, या ये हमारा कैसा है, गुड फ्यूल है। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि अगर हमारा फ्यूल जो है उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए, उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले वो कैसा होना चाहिए, चीप होना चाहिए। चीप होना चाहिए मतलब कि वो सस्ता होना चाहिए, इतना चीप या सस्ता हो कि हम एक आम आदमी उसको क्या कर सके, खरीद सके। ठीक है, ये गुड फ्यूल की क्वालिटी बता रहे हैं हम। ठीक है, तो चीप हो, सस्ता हो, ताकि क्या करे, एक आम इंसान उस चीज़ को खरीद सके। ठीक है, फिर ईजिली बर्न, ईजिली, दूसरा अगर हम बात करें बर्न ईजिली, आसानी से वो क्या हो जाए, जल जाए। पता चला हमने फ्यूल लिया और वो जल ही नहीं रहा है, ऐसा फ्यूल लेने का क्या मतलब, जो आसानी से जल ही ना पाए, हम परेशान हुए जा रहे हैं, तो ऐसा फ्यूल का कोई मतलब नहीं होता है। तो गुड फ्यूल वही है जो आसानी से क्या हो जाए, बर्न हो जाए। उसके बाद क्या हो,
कि वो लार्ज अमाउंट में हमारा क्या प्रोड्यूस करे, लार्ज अमाउंट में हीट और एनर्जी जो है हमारा क्या करे, एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करे, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे और लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करे, एनर्जी प्रोड्यूस करे। ठीक है, तभी तो वो क्या है, गुड होगा, गुड फ्यूल होगा। फिर उसका क्या होना चाहिए, हाई इग्निशन, क्या होना चाहिए, हाई इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए आइडल फ्यूल का हाई, सॉरी इग्निशन टेम्परेचर नहीं, सॉरी यहाँ पे मैं करेक्ट कर रही हूँ, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर तो हमें लो चाहिए, है ना, वैल्यू, मैं भी क्या लिख रही हूँ, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, फिर इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ले जाने में भी तो आसान हो, इजी टू ट्रांसपोर्ट, लाने ले जाने में भी आसान होना चाहिए, नहीं तो क्या मतलब। ठीक है, और ये पॉल्यूटेंट फ्री होना चाहिए। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। अगर पॉल्यूशन फैलाएगा तो क्या मतलब है। ठीक है, और रीडली अवेलेबल होना चाहिए, मिलना भी तो चाहिए। अगर पता चला कि हमारे घर में आज गैस ख़त्म हो गई है ना, एलपीजी का सिलेंडर आज हमारे घर में ख़त्म हो चुका, पता चला वो हमें 20-25 दिन बाद मिल रहा है, तो क्या मतलब, है ना, ऐसे उसका कोई मतलब है नहीं, है ना। तो इसीलिए हमने बात करा कि एक आइडल फ्यूल कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले कि वो हमारा चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ठीक है, फिर वो बर्न ईजीली, आसानी से बर्न हो जाए, वो लार्ज अमाउंट में क्या करे, लार्ज अमाउंट में हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करे। फिर उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, आसानी से हम ले जा ला सके उसको। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, उसके अलावा अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए। तो ये क्या है, कुछ गुड फ्यूल की क्वालिटी होती है। ठीक है, उसकी कॉस्ट भी लिख सकते लो, कॉस्ट भी इजी होना चाहिए, कॉस्टली भी ना हो ज़्यादा, वही हो गया, चीप में ही आ गया वो तो कॉस्ट। ठीक है, तो इसको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने बात करी क्या, कैलोरीफिक वैल्यू की। अब आ जाओ नेक्स्ट, हम बोल देते हैं क्या, फ्यूल एफिशिएंसी। क्या बोल देते हैं हम, फ्यूल की एफिशिएंसी जो है ना, वो कैसी होना चाहिए हमारी। तो याद रखना कि कैलोरीफिक वैल्यू हमारी जो होती है हाई होना चाहिए। अब मान लो हमारे पास काउडंक है, काउडंक है मतलब गोबर के कंडे हैं, उपले हैं, फिर हमारे पास कोल है और हमारे पास एलपीजी गैस है, तो तीनों में से आप किसको चूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम एलपीजी को चूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा समय तक चलता है, इजीली मिल जाता है और उसको बर्न करना भी आसान होता है। ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, जो भी हमारी हीट या एनर्जी है, 1 किलो फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो वो कितने अमाउंट में हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है, वो हमारी होती है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। 1 kg फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो कितने अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू को यूनिट क्या है, तो याद रखना किलो जूल पर केजी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू और डिफरेंट फ्यूल्स का दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं काऊ डंक केक की या गोबर के उपले की, तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कैलोरीफिक वैल्यू, तो 6000 से 8000 तक की जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। उसके बाद अगर आ जाते हैं हम वुड की, लकड़ी की बात करें, तो
17,000 से 22,000 तक की जो किलो जूल पर केजी एनर्जी जो है वो कैलोरीफिक वैल्यू जो उसकी होती है। नेक्स्ट हम बात करें कोल की, कोयले के लिए तो 25,000 से 33,000। फिर पेट्रोल की बात करें 45,000 मतलब 45,000। कैरोसिन का भी 45,000 होता है कैलोरीफिक वैल्यू। फिर डीजल की बात करो तो डीजल के लिए भी 45,000 होता है। मीथेन की बात करें, ठीक है, मीथेन 50,000 किलो जूल पर केजी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। उसके अलावा सीएनजी की भी सेम होती है 50,000। अगर एलपीजी की बात करें तो ये 55,000 जो है हमें क्या देता है, हीट और एनर्जी देता है। उसके बाद बायोगैस की बात करें तो 35,000 से 40,000 तक होता है इसका। और हाइड्रोजन जो है याद रखना 1,50,000 किलो जूल पर केजी एनर्जी जो है प्रोड्यूस करता है। तो हाइड्रोजन जो है उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू का मान होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है 1 किलो अगर हम 1 kg हाइड्रोजन को बर्न करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देगा हमें 1,50,000 किलो जूल पर केजी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो क्या होता है, इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ उसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ता ही है। हमने यही बात की थी कि गुड फ्यूल वही है जो कम से कम पॉल्यूशन फैलाए। अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी, अगर हम बात करें जैसे हम वुड को जलाते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या जलाते हैं, कोयला जलाते हैं या फिर पेट्रोलियम जलाते हैं, ठीक है। तो ये सब जब भी हम जलाते हैं तो ये क्या करता है, इन्वायरमेंट में अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो है रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। ये क्या करता है, इन्वायरमेंट में हमारे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो है रिलीज करता है। और ये क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। ये कैसे होता है, पॉल्यूटेंट होते हैं। और ये क्या कॉज करते हैं, ये कॉज करते हैं कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि हो गया हमारा क्या, अस्थमा, ठीक है, दमे की बीमारी। तो ये पार्टिकल्स का जब अच्छे तरीके से पूरी तरीके से क्या होता है, बर्न नहीं हो पाता है तो ये रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनकम्प्लीट कंबशन हो जाए इन फ्यूल का, अगर ये पूरी तरीके से जले ना, इनका क्या हो जाए, इनकम्प्लीट कंबशन हो जाए। कैसा कंबशन हो, पूरी तरीके से जले ना, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो ये क्या करते हैं, ये कॉज कर देते हैं, एक गैस बना लेते हैं CO, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं जिसको हम, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्या होती है, वेरी पॉइजनस गैस है। कैसी है ये, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। ये कैसी गैस होती है, तो वेरी पॉइजनस गैस होती है। डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। अगर हमने मान लो क्या हुआ कि क्लोज्ड रूम में, अगर किसी क्लोज्ड रूम में हमने क्या जलाया, यहाँ पर हमने जलाया, बर्न किया क्या, कोल, ठीक है। तो इससे क्या होगी, CO गैस जो है वो बन जाती है और इसके कारण किसी भी आदमी की मृत्यु तक हो सकती है, डेथ हो जाएगी, ठीक है। अगर बंद कमरे में हमने कोयला जलाया और कहीं से भी एयर बाहर नहीं निकल पा रही तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, जिससे क्या होता है कि उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने बोले कि जब भी कोई भी जो हमारा फ्यूल होता है वो बर्न होता है, ठीक है, फ्यूल बर्न होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो CO2 गैस रिलीज करता है। अब जो ये CO2 गैस होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इन्वायरमेंट के लिए क्या होती है, ये इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस होती है। ये क्या कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, इंक्रीज हो जाती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरनमेंट में बढ़ती है, एयर में
एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जो क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। क्या कॉज करती है? ग्लोबल वार्मिंग। एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट गैस है जो हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसे बन जाती है? तो जब भी हमारा फ्यूल बर्न होता है, आप लोग देखते हो गाड़ियों के पीछे से काला कलर का धुआं निकलता रहता है, ये जो धुआं निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है, और ये हमारे एनवायरनमेंट में मिलते जाती है और ये क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? तो हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है अचानक से बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, अचानक से बारिश हो रही है, अचानक से क्या हो रहा है, फ्लड आ रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण हो रहा है। उसके बाद जब हम कई बार बर्निंग ऑफ कोल और डीजल से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल, डीजल से, ठीक है, डीजल से और कोयले से क्या होता है, जब इनका बर्निंग होता है तो CO2 गैस भी निकलती है, सॉरी SO2 गैस भी निकलती है। SO2 क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। और ये क्या कॉज करती है? ये भी गैस कैसी है? सफोकेटिंग और करोसिव गैस है। ये गैस भी कैसे है? सफोकेटिव, मतलब हम सांस नहीं ले पाते हैं, हमारा दम घुटने लगता है, सफोकेटिंग है ये भी। ठीक है, सफोकेटिंग है। और क्या है? ये करोसिव गैस है। ठीक है, कैसी गैस है? करोसिव, करेसिव नेचर की गैस है। इससे क्या हो रहा है, पेट्रोल इंजन से भी क्या होता है, जो भी गैसियस ऑक्साइड निकलते हैं नाइट्रोजन के, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, और जो नाइट्रोजन है वो रेन वाटर में डिसॉल्व होकर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, और ऑक्साइड ऑफ हमारे क्या, सल्फर, ऑक्साइड ऑफ हमारे सल्फर, ये दोनों मिलके क्या कॉज कर रहे हैं, ये दोनों मिलके कॉज कर रहे हैं एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन कॉज कर रहे हैं, ये लोग एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, इसके कारण रेन वाटर में मिलते हैं और ये एसिड रेन कॉज करते हैं। एसिड रेन से क्या होता है, हमारी बिल्डिंगें, सॉइल, क्रॉप, ये सब क्या हो जाता है, खराब हो जाती है। इसीलिए बोला जा रहा है इनकी जगह किसका यूज करो, जो पेट्रोल डीजल हमारे, उनकी जगह CNG का यूज करो। CNG मतलब हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस होती है जो हमारी, वो हमारी क्या है, एनवायरनमेंट के लिए क्या होती है, अच्छी होती है। CNG क्या होता है, क्लीनर फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल है और सेफ है, सेफ फॉर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए क्या होती है, सेफ होती है। इसीलिए बोला जा रहा है CNG के प्रोडक्ट जो है, CNG गैस का यूज़ करो अपने किसमें, व्हीकल्स में, जिससे कम से कम पॉल्यूशन फैले। इस तरीके से क्या होता है, हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।